Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, welcome to Shaheen Leaders Academy, Rawalpindi. Dear students, आज हमने आप तमाम बच्चों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस में अप्लाई कर रखा है, स्पेशली आजकल जो टेस्ट चल रहे हैं पाकिस्तान एयर फोर्स के, जिसमें आपने अप्लाई किया है एरो ट्रेड्स के अंदर एयर वुमन और डिफरेंट जो एरो स्पोर्ट्स के ट्रेड्स हैं जिसमें आपने अप्लाई किए, जिस तरह के PFNDI है, उसमें भी फ़िज़िक्स का जो सब्जेक्ट है वो बड़ा कंपलसरी है। स्पोर्ट्समैन में भी आपका फ़िज़िक्स का सब्जेक्ट और एयर वुमन के लिए भी जो सब्जेक्ट फ़िज़िक्स है वो बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, और एरो ट्रेड्स के अंदर तो हर सूरत में आपने फ़िज़िक्स में टेस्ट देना ही देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप आज के टेस्ट में हमने वो तमाम क्वेश्चंस शेयर किए हैं जो कि बार बार आपके क्वेश्चन में आपके जो पेपर्स हैं फिज़िक्स के उस पर रिपीट हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज के इस वीडियो के अंदर शाहीन लीडर्स एकेडमी साइंस डिपार्टमेंट ने आपके लिए वो तमाम क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं और उनको तैयार किया है टाइपिंग, और उनको प्रॉपर वीडियो फॉर्म में लाने के लिए अपनी अनथक कोशिशें की हैं। इंशाल्लाह आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओवर टू द साइंस फैकल्टी ऑफ शाहीन लीडर्स एकेडमी। Now let's move toward question number 1. Question number 1, the unit of pressure is. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो प्रेशर है इस यूनिट क्या होती है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको प्रेशर का फार्मूला पता होना चाहिए। प्रेशर का फार्मूला हमारे पास इक्वल होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया या फोर्स बाय एरिया। अब जो फोर्स है उसकी यूनिट न्यूटन है और जो एरिया है उसकी मीटर स्क्वायर है। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है क्योंकि एरिया में हमारे पास लेंथ भी होती है और विड्थ भी होती है। प्रेशर हमारे पास इक्वल होता है फोर्स ओवर एरिया। फोर्स हमारे पास न्यूटन में होती है और एरिया हमारे पास मीटर स्क्वायर में होती है, मीटर स्क्वायर में होता है। तो जो हमारे पास प्रेशर का यूनिट आ गया, प्रेशर का यूनिट हमारे पास क्या आ गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसे न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर को हम पढ़ते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एफ डी बेसिकली हमारे पास टॉर्क का फार्मूला है, टी इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ या एफ डी हम उसे लिखते हैं। बी ऑप्शन है MA, ये भी गलत ऑप्शन है। सी ऑप्शन है न्यूटन मीटर, न्यूटन और मीटर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी गलत है। और ऑप्शन नंबर डी है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास सबसे बेस्ट और एक्यूरेट ऑप्शन है। Let's proceed toward our question number 2. Question number 2 is the unit of density. Unit of density in MKS system is. देखिए अब इसमें हमें बताना है कि यूनिट ऑफ डेंसिटी है MKS सिस्टम में वो क्या होगी। ये बात आप याद रखें कि जो यूनिट ऑफ डेंसिटी है MKS सिस्टम में वो हमारे पास होते हैं क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ आप इनको मैंने कहा था कि कुछ स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, कुछ वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, उनकी यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए। कुछ फिर हमारे पास बेस यूनिट्स हैं, कुछ हमारे पास बेस यूनिट्स हैं, कुछ डिराइव यूनिट्स हैं, उनकी यूनिट्स कम से कम आपको पता होनी चाहिए। अब ये लिखा है यूनिट ऑफ डेंसिटी इन MKS सिस्टम में। डेंसिटी की हमने यूनिट बतानी है MKS सिस्टम में, वो हमारे पास होती है क्यूबिक मीटर। और ये वैल्यू आप लोगों को याद होनी चाहिए किस यूनिट क्या होती है। तो ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है क्यूबिक मीटर, ये हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है। या क्यूबिक मीटर को हमारे पास ऐसे भी लिखा जा सकता है m⁻³ क्यूबिक मीटर। ऑप्शन नंबर बी है क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी मीटर, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्यूबिक बाय मीटर, ये भी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज क्यूबिक मीटर इज द करेक्ट हियर। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड आवर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन। मोमेंटम किस चीज़ पर डिपेंड करता है। इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो आपके पास मोमेंटम का फार्मूला पता होना चाहिए। मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे पास होता है मोमेंटम इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एम वी, पी इज इक्वल टू एम वी। अब यहाँ पर ये जो m है ये हमारे पास मास को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो v है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका एक ही मतलब है कि जो हमारे पास मोमेंटम है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। किस किस पे डिपेंड करता है, द नंबर 1 इज मास एंड द नंबर 2 इज वेलोसिटी। सो ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास फोर्स।
फोर्स वाला तो ऑप्शन है, मोमेंटम फोर्स पे डिपेंड नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर बी वेलोसिटी, और मोमेंटम सिर्फ वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता बल्कि मास एंड वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर सी है मास एंड वेलोसिटी, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है और सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि मोमेंटम हमारे पास मास एंड वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। और ऑप्शन डी एक्सीलरेशन है, मोमेंटम एक्सीलरेशन पे भी डिपेंड नहीं करता। सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज मास एंड वेलोसिटी इज द करेक्ट हियर। Now proceed toward our question number 4. Question number 4 है in SI system in SI। SI का हम क्या मतलब है, सिस्टम इंटरनेशनल। इन SI सिस्टम द यूनिट ऑफ पावर इज। पावर, हम इस क्वेश्चन में हमसे यूनिट ऑफ पावर पूछी गई है किस में, SI सिस्टम में। पावर पावर हमारे पास होता है वर्क डन अवर टाइम टेकन। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अवर टाइम टेकन। वर्क डन हमारे पास जॉउल में होता है और टाइम हमारे पास सेकंड में होता है। सो पावर की हमारे पास एक यूनिट क्या होगी, जॉउल पर सेकंड। जॉउल पर सेकंड हमारे पास किसके इक्वल होता है, जॉउल पर सेकंड। ये तो हमने इस फार्मूले से इसकी यूनिट डिराइव की है। लेकिन जो एसआई सिस्टम है उसमें जो यूनिट ऑफ पावर है वो हमारे पास इक्वल होती है वाट के, WATT वाट। हम कहते हैं ना ये कितने वाट का बल्ब है, जैसे आप लोगों ने अक्सर घर में देखा होगा कि हम पूछते हैं भाई ये कितने वाट का बल्ब है, मतलब हम उससे ये पूछ रहे होते हैं कि ये इस बल्ब की पावर क्या है। सो ऑप्शन नंबर ए है फेरेड। फेरेड हमारे पास कैपेसिटेंस का यूनिट होता है, वो हमारे पास फेरेड है। न्यूटन हमारे पास फोर्स का यूनिट है। जो वाट है हमारे पास ये प्रेशर का यूनिट है। सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज वाट इज द करेक्ट हियर। रिमेनिंग ऑल ऑप्शन दैट इज फेरेड, न्यूटन एंड डाइम्स आर रॉन्ग हियर। नेक्स्ट हमसे पूछा है यूनिट ऑफ टॉर्क इज। हमसे इस क्वेश्चन में द यूनिट ऑफ टॉर्क इज। अब इस क्वेश्चन में अगेन आप लोगों को सबसे पहले तो टॉर्क का फार्मूला पता होना चाहिए। टॉर्क क्या होता है, टी इज इक्वल टू आर एफ, टी इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, टी इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, या हम इसे ऐसे भी टी इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये हमारे पास टॉर्क का फार्मूला है। अब देखें टी इज इक्वल टू आर हमारे पास क्या होता है, रेडियस। रेडियस आपके पास मीटर में होता है, फोर्स आपके पास न्यूटन में फोर्स न्यूटन में होती है। तो ये जो यूनिट ऑफ टार्क आ गई हमारे पास, ये हमारे पास इक्वल होगी यूनिट ऑफ टार्क इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। यूनिट ऑफ टार्क इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है, मीटर का स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है एफ डी, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी अब डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी, ये जो एफ डी है ना ये बेसिकली वर्क डन का फार्मूला है। एम ए ये फोर्स का फार्मूला है। ये दो तो फार्मूले हैं, ये दो यूनिट्स नहीं हैं। अब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में हमने देखना है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में हमने देखा तो जो न्यूटन मीटर है ये हमारे पास यूनिट ऑफ टॉर्क है। सो ऑप्शन नंबर डी दैट इज न्यूटन मीटर इज द करेक्ट है। अगेन क्लास आपने देखा है कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने फार्मूला लिखा है, तो जिस बच्चे को ये फार्मूला याद होगा उसके लिए ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स में सॉल्व हो जाएगा। सो प्लीज़ जो फार्मूलाज हैं वो आप लाजमी याद करें। नेक्स्ट प्रोसीड टू वर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 1 न्यूटन इज इक्वल टू डैश डाइन्स। अब हमने से बताना है कि जो 1 न्यूटन है वो कितने डाइन्स के इक्वल होती है। सो ये आप याद रखें कि जो 1 न्यूटन है वो इक्वल होती है 10 पावर 5 डाइन्स के। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन्स। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन्स। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन्स। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 10 पावर -4, ये रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी है 10 पावर -9, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास कुछ ऐसे लिखा हुआ है जीरोस, हम इसमें काउंट करते हैं कितने नंबर कितने जीरोस हैं। जीरोस हमारे पास है 1 2 3 4 5, हमारे पास इसमें 5 जीरोस हैं। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 10 पावर 5, 10 पावर 5, 10 पावर 5। सो जो हमारे पास 1 न्यूटन है वो हमारे पास इक्वल होता है 10 पावर 5 टाइम्स के। सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज 1 के आगे 50 या उसे 10 पावर 5 टाइम्स, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। रिमेनिंग ऑल ऑप्शन दैट इज 10 पावर -4, 10 पावर -9 एंड 10 पावर -8, ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रोसीड टू अवर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर इज। इस क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, वो कौन सा, इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि वो कौन सा आला है या वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमारे पास प्रेशर को मेजर किया जा सकता है।
अब आपको पता होना चाहिए कि जो प्रेशर है उसे हम सिर्फ और सिर्फ बैरोमीटर से, प्रेशर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्रेशर हमारे पास सिर्फ बैरोमीटर से मेजर होता है। ऑप्शन नंबर ए है एम मीटर। एम मीटर हमारे पास करंट मेजर करने के लिए यूज़ होता है। एम मीटर हमारे पास करंट मेजर करने के लिए यूज़ होता है। बैरोमीटर हमारे पास प्रेशर प्रेशर मेजर करने के लिए यूज़ होता है। और जो हमारे पास वोल्ट मीटर है वो हमारे पास वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज़ होता है। सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज बैरोमीटर इज द करेक्ट हेयर। Next, proceed toward our question number 8. Question number 8 है which scientist introduced the relationship between current, voltage and resistance. Current, voltage and resistance या हम इसे कहते हैं which scientist introduced the relationship between current, voltage and resistance. आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपके पास क्या होता है? ओम लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। सो ओम्स ने क्या किया था? ओम्स ने बेसिकली रिलेशनशिप निकाला था वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के दरमियान ओम्स ने हमारे पास रिलेशनशिप निकाला था। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज ओम्स इज द करेक्ट हेयर। ऑप्शन नंबर बी है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ भी आपके पास, हुक्स लॉ क्या होता है? रेशो होती है स्ट्रेस और स्ट्रेन की। ऑप्शन नंबर सी है न्यूटन्स। न्यूटन्स के लॉज में न्यूटन्स के सारे और डिफरेंट लॉज हैं वो आप लोगों ने सब ने पढ़े होंगे। न्यूटन्स के किसी भी लॉ में हमारे पास वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का जिक्र नहीं होता। और ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास पास्कल। पास्कल लॉ में भी हमारे पास वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का नहीं यूज़ होता कंसेप्ट, बल्कि उसमें हमारे पास फोर्स और एरिया का कंसेप्ट यूज़ होता है। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज ओम्स इज द करेक्ट हेयर। Now let's proceed toward our question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 है वोल्ट मीटर इज यूज फॉर। इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है कि जो वोल्ट मीटर है ये हमारे पास किस काम के लिए यूज़ होता है। अब वोल्ट मीटर हमारे पास वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज़ होता है। रेजिस्टेंस मेजर करते हैं हम ओहम मीटर से। वोल्टेज हम मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। ओहम क्या है? ओहम बेसिकली एक ओहम बेसिक रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओहम। और जो करंट है इसे हम एम मीटर से मेजर करते हैं। सो वोल्ट मीटर सो वोल्ट मीटर सो वोल्ट मीटर हमारे पास किस काम के लिए यूज़ होता है? वोल्ट मीटर हमारे पास बेसिकली वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज़ होता है। सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज वोल्टेज इज द करेक्ट हेयर। Now let's proceed toward our question number 10. Question number 10 क्या है? fx। क्वेश्चन नंबर 10 है fs। fs हमारे पास बेसिकली यहाँ पर fs बेसिकली हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास किसके इक्वल होती है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास इक्वल होती है म्यू आर के। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास इक्वल होती है म्यू आर के। अब इसमें ये जो म्यू है ये हमारे पास क्या है? म्यू हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू आर की इक्वल होती है म्यू बेसिकली हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। म्यू हमारे पास एफ एस मैं इधर लिख के समझाता हूँ। एफ एस इज इक्वल टू म्यू ओवर आर। ये जो यहाँ पर आर है ना ये एक रिएक्शन फोर्स है। ये आर हमारे पास क्या है? ये रिएक्शन फोर्स है, जो हम इसे नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं। सो एफ एस इज इक्वल टू म्यू आर होता है। अब ये जो म्यू है ये क्या है? म्यू बेसिकली हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। म्यू हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और आर है। एफ एस इज इक्वल टू म्यू आर होता है। लेकिन अगर आप लोगों को ये फार्मूला नहीं आता तो मैं म्यू एन लिख देता हूँ। म्यू एन इसमें भी, और देखें दोनों फार्मूले ने सिर्फ इस आर और एन का, ये बेसिकली ये जो आर है ये रिएक्शन फोर्स होती है और ये जो एन है ये नॉर्मल फोर्स है। म्यू हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है और आर और एन हमारे पास नॉर्मल फोर्स होता है। और जो हमारे पास एफ है वो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज म्यू आर इज द करेक्ट। Now let's proceed to our question number 11. Question number 11 क्या है? The unit of charge is। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि चार्ज का यूनिट क्या होता है। तो चार्ज का यूनिट आप लोगों के पास होता है कूलम। चार्ज का यूनिट आपके पास क्या होता है? कूलम। Q इज इक्वल टू, सबसे पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि Q इज इक्वल टू सी वी। Q इज इक्वल टू सी वी। ये आपके पास चार्ज है, ये कैपेसिटेंस है, ये वोल्टेज है। कैपेसिटेंस हमारे पास फैराड में होती है, वोल्टेज को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं और चार्ज हमारे पास कूलम में होता है सी। द यूनिट ऑफ चार्ज इज। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि चार्ज की यूनिट क्या है? तो चार्ज की यूनिट हमारे पास होती है कूलम। चार्ज यूनिट हमारे पास क्या होती है? कूलम। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? फैराड।
और वोल्टेज यूनिट क्या होती है, वोल्टेज की पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज की डिफरेंस एक ही बात है। द यूनिट ऑफ चार्ज अब इम्तान है, यूनिट ऑफ चार्ज हमारे पास होता है कूलम्स के इक्वल, मैंने आप लोगों को साथ रिटर्न प्रूफ करके बता दिया। अब ऑप्शन नंबर ए है फैरड, फैरड बेसिकली कैपेसिटेंस की यूनिट है। ऑप्शन नंबर बी आप देखें कैपेसिटेंस है, इसका मतलब क्या है कि फैरड जो है ये ऑप्शन नंबर बी में जो कैपेसिटेंस गिवन है इसकी यूनिट है। तो ये दो ऑप्शन तो हमारे पास बीच में से निकल गए। जॉल, जॉल बेसिकली हमारे पास वर्क यूनिट होता है, वर्क के बंदे ने कितना काम किया है, कितने जॉल ऑफ वर्क डन किया इसमें। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है जॉल, जॉल हमारे पास वर्क यूनिट है। और ऑप्शन नंबर डी है कूलम, कूलम हमारे पास चार्ज यूनिट होता है। सो ऑप्शन नंबर डी दैट इज कूलम्स इज द करेक्ट हियर। Let's proceed toward our question number 12. Question number 12 है the relationship between stress and strain was introduced by। ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आ चुका है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रिमेंबर दिस के जो रिलेशनशिप है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के दरमियान वो आपके पास इक्वल होता है यंग मॉडुलस के। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हमारे पास इक्वल होता है यंग मॉडुलस के। हुक्स लॉ में बेसिकली हमारे पास फोर्स, प्रेशर, फोर्स और एरिया का रिलेशनशिप था, फोर्स और एरिया का रिलेशनशिप था। और न्यूटन्स के जितने भी लॉज हैं उसमें आपने देखा होगा स्ट्रेस और स्ट्रेन का कोई कंसेप्ट डिस्कस नहीं किया गया सिवाय यंग मॉडुलस में। यंग मॉडुलस में हमारे पास, यंग मॉडुलस बेसिकली हमारे पास रेशो है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के दरमियान। ये सो ऑप्शन नंबर डी है ना। तो इन सब में से जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज यंग मॉडुलस इज द करेक्ट हियर। नेक्स्ट प्रोसीड टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर डैश ऑफ चार्जेस। हमने बताना है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब क्या होती है, जब दो चार्जेस हैं और दोनों मतलब दोनों पे सेम चार्ज है। जब दो चार्जेस हैं और दोनों ही लेट्स सपोज दो चार्ज हैं, एक हमारे पास पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है, ये दो सेम चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लाइक चार्जेस unlike charges attract each other and unlike charges like charges repel each other, unlike charges attract each other, like repel each other and unlike attract each other। अब दो पॉजिटिव हैं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो वो दोनों को क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब आप देखें कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपके पास कूलम्स लॉ में हमने टू चार्जेस को डिस्कस किया है। कूलम्स लॉ आपके पास क्या था, द फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses and inversely proportional to the square of distance between them and inversely proportional to the square of distance between them। सो अब देखें F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर होता है। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। अब जो Q1 है और Q2 के है ये हमारे पास चार्ज है और ये जो F है ये हमारे पास वो फोर्स है जो इन दो चार्जेस पे लग रही है और ये एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट कर रहे हैं या तो रिपेल कर रहे हैं। सो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses। Force of attraction or repulsion between the charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them। लेकिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चार्जेस को डिस्कस किया गया है। सो चार्जेस में हमारे पास वो उनका प्रोडक्ट होगा जिसे हम कहते हैं F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। सो Q1 और Q2 का प्रोडक्ट आ गया है। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज प्रोडक्ट इज द करेक्ट हियर। बहुत डिटेल के साथ मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया है। सो ये कूलम्स लॉ भी सबसे इंपॉर्टेंट है और कूलम लॉ की स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर इसका फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है और आपको पता हो कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है डिस्टेंस के। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज प्रोडक्ट इज द करेक्ट हियर।
ऑप्शन नंबर नेक्स्ट मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? बैलून फ्लाइज इन एयर इट रीजन इज। आप लोगों ने देखा होगा ये जो जिन गुब्बारों के अंदर हम ये सिलेंडर से गैस भरते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ गुब्बारे ऐसे होते हैं जिनमें हम सिलेंडर से गैस भरते हैं। एक तो वो नहीं कि हम लोग खुद वो गुब्बारा बनाते हैं, वो नहीं, जो दूसरे होते हैं वो भी वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं, वो भी ऊपर की तरफ मूव करते हैं। और जो सिलेंडर से जो जिस गैस के थ्रू हम वो बनाते हैं बैलून्स, वो आपने देखा हो तो वो भी वो भी ऊपर की तरफ जाते हैं। इसकी वजह क्या है? बैलून फ्लाइज क्यों करता है एयर में? बैलून इस वजह से एयर में फ्लाई करता है कि जो बैलून की डेंसिटी होती है वो कम होती है। ये बात याद रख लेंगे, एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल भी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बैलून है ये फ्लाई एयर में करता है। ये आपसे किसी भी इंटरव्यू के अंदर रिटन या आपका जो टेस्ट होगा इसमें आपसे पूछा जा सकता है। तो बैलून जो ये गुब्बारा होता है ये हवा में इसलिए उड़ता है कि जो इसकी डेंसिटी होती है ये कम होती है। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज लेस डेंसिटी इन द करेक्ट हियर। इक्वल वेट अगर हो रहे तो वो तो मूव ही ना करे, लाइटनेस की वजह से भी नहीं, और हैवी हो रहे तो वो ऊपर की तरफ मूव ही। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि स्नो फ्लोट्स अवर वाटर। स्नो फ्लो अवर वाटर इट्स रीजन इज। स्नो फ्लोज ओवर वाटर का मतलब ये है कि जो बर्फ़ है ये पानी के ऊपर तैरती रहती है। बर्फ़ पानी के ऊपर ही तैरती रहती है। आपने देखा होगा जब भी आप गर्मियों में कूलर के अंदर बर्फ़ डालते हैं तो जो बर्फ़ जिस भी चीज़ में होती है, जिस भी कंटेनर में होती है, वो कंटेनर नीचे चला जाता है और बर्फ़ ऊपर ऊपर आना शुरू हो जाती है। इसकी वजह क्या है? आपने देखा होगा ये जितने भी आपके जितने भी हमारे दरिया, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ओशंस हैं, जब ये जो हमारे ठंडे इलाकों में है, जैसे ये हो गए स्कर्दू में हो गए, कि मरी में हो गए, ऐसे जो ठंडे इलाकों में है जहाँ पर एनुअल रेनफॉल स्नोफॉल होती है हमारे पास। तो उसमें आपने देखा होगा कि जितनी वो झील होती है या वो लेक होता है, पौंड, ओशन जो भी होता है, उसके ऊपर बर्फ़ बनती है, लेकिन उसके बर्फ़ के नीचे पानी होता है। इसकी रीज़न यही है कि जो हमारे पास इसकी सिर्फ यही रीज़न है कि जो हमारे पास आइस की डेंसिटी है वो कम होती है। सिर्फ एक ही हमारे पास रीज़न ये है कि जो डेंसिटी ऑफ आइस है ये हमारे पास कम होती है, इस वजह से जो हमारे पास स्नो बर्फ़ है वो पानी के ऊपर फ्लोट करती रहती है। सो ऑप्शन नंबर ए है इक्वल। इक्वल ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इक्वल वॉल्यूम, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी लेस डेंसिटी, ये हमारे पास सबसे करेक्ट और बेस्ट ऑप्शन है। और ऑप्शन डी इक्वल वॉल्यूम। सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज लेस डेंसिटी इज द करेक्ट हियर। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इनटू सेवन कलर इज कॉल्ड। द प्रोडक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इनटू सेवन कलर इज कॉल्ड। ये एक प्रिंसिपल है कि जब भी लाइट किसी प्रिज्म में से पास करती है तो वो 7 डिफरेंट कलर के अंदर स्प्लिट हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर बारिश स्प्लिट हो जाती है, जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर बारिश के बाद जब अचानक से धूप निकलती है या जब बारिश हो रही होती है और धूप निकलती है तो आपको आसमान पर रेनबो रेनबो शो होती है। रेनबो में यही रिवॉज की अपीयरेंस किस वजह से होती है? जब बारिश हो रही होती है तो जो सनलाइट जो सन है उसकी रेल जब वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर से पास करती हैं तो वाटर ड्रॉपलेट एक प्रिज्म का फंक्शन उस टाइम पर कर रही होती हैं। तो जैसे ही वो वाटर ड्रॉपलेट में से गुजरती हैं रेज़, वो 7 डिफरेंट कलर्स में चेंज हो जाती हैं। और मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वो कौन से 7 कलर हैं जिनके अंदर ये स्प्लिट हो जाती है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इनटू 7 कलर, द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इनटू 7 कलर इज कॉल्ड डिस्पर्शन। रिस्पायरेशन और प्रोसेस है। रिफ्लेक्शन ये है कि जब लाइट एक सरफेस पे पास करती है तो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में, लेकिन ऑपोजिट एंगल में वो दूसरी तरफ से रिफ्लेक्ट कर जाती है। रिफ्लेक्शन ये है कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। रिस्पायरेशन और प्रोसेस है। सो ऑप्शन नंबर डी डिस्पर्शन, ये हमारे पास सबसे करेक्ट ऑप्शन है। Now let's proceed toward our question number 17. Question number 17 क्या है? The original length and increase in length, जो द ओरिजिनल लेंथ एंड इंक्रीज इन लेंथ इज कॉल्ड। अब देखिए आपके पास द ओरिजिनल लेंथ एंड इंक्रीज इन लेंथ इज कॉल्ड, ये आप बात याद रखें कि जो आपके पास यंग मॉडुलस है वो आपके पास स्ट्रेस और स्ट्रेन के भी इक्वल है। और जो यंग मॉडुलस है उसकी दूसरी डेफिनेशन ये है चेंज इन दूसरी डेफिनेशन ये है चेंज इन ओरिजिनल लेंथ
डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन लेंथ या स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज नोन एज यंग मॉडुलस। सो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास यंग मॉडुलस, ये आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी हुक्स लॉ है, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुक्स लॉ किस वजह से यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी न्यूटन्स है, न्यूटन्स के लॉज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। ऑप्शन नंबर डी एम्पेयर्स लॉ, एम्पेयर्स लॉ में बेसिकली हमारे पास करंट्स के कंसेप्ट को डिस्कस किया गया है कि जब करंट किसी भी वायर में से पास करती है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। सो कि हुक्स लॉ, न्यूटन्स लॉ और एम्पेयर्स लॉ में तीनों लॉज के अंदर हमारे पास ओरिजिनल लेंथ या इंक्रीज इन लेंथ का कोई कंसेप्ट डिस्कस नहीं हुआ था। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज यंग मॉडुलस इज द करेक्ट हियर। Now let's proceed toward our question number 18. Question number 18 क्या है? 18 ये है, द यूनिट ऑफ वर्क इज, यूनिट ऑफ वर्क हमें बतानी है। अब देखें इस क्वेश्चन के अंदर दोबारा आप लोगों को सबसे पहले ये पता हो कि जो वर्क है इसका फार्मूला क्या है। देखिए मैं बार बार आपको फार्मूलों का क्यों कह रहा हूँ, क्यों ना कि बेटा हमारा एक्सपीरियंस है कि पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब जिस बच्चे को वर्क का फार्मूला नहीं पता होगा ना, वो 10 मिनट के बजाय 20 मिनट इस क्वेश्चन पे लगा देना, ये फार्मूले उससे होना ही नहीं है। लेकिन जिस बच्चे को वर्क का फार्मूला आता हुआ ना, विद इन 7 to 8 सेकेंड उस बच्चे से वाला क्वेश्चन हो जाना है और अपना वो वाला टाइम सारा बचा लेगा और किसी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पे या जो मुश्किल क्वेश्चन होगा उस पे कंज्यूम करेगा। अब यूनिट ऑफ वर्क, वर्क का फार्मूला सबसे पहले होता है W इज इक्वल टू एफ डी, W इज इक्वल टू एफ डी। अब ये जो फोर्स है ये हमारे पास न्यूटन में होती है और डिस्टेंस हमारे पास मीटर में होता है। सो वर्क डन की एक यूनिट होती है न्यूटन मीटर। ऑप्शन आप देख लें, ऑप्शन जितने भी आपके पास फोर ऑप्शन है, किधर भी न्यूटन मीटर को डिस्कस नहीं किया गया। किसी एक ऑप्शन में भी आपके पास न्यूटन मीटर नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब है हमें इसकी कोई दूसरी यूनिट बतानी है, इसकी एसआई यूनिट बतानी है। तो दो एसआई यूनिट द यूनिट ऑफ वर्क इज हमारे पास जाउल। वर्क की जो हमारे पास यूनिट होती है वो हमारे पास जाउल होती है। ऑप्शन नंबर ए है फैरेड। फैरेड बेसिकली कैपेसिटेंस की यूनिट होती है। जूल आपके पास वर्क की यूनिट होती है। वाट आपके पास बेसिकली पावर की यूनिट होती है। सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज जूल इज द करेक्ट हियर। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, टॉर्क इज। अब देखें दोबारा फार्मूला आ गया। टॉर्क, टॉर्क आपके पास इसकी होता है T इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। और इधर मैं आप लोगों के एक बात लाजमी बताऊंगा कि जब आप लोगों के पास क्वेश्चन आए तो आप लोगों ने क्वेश्चन को लाजमी पढ़ना है और एक दफ़ा उसकी स्टेटमेंट को लाजमी गो थ्रू होना है और फिर एक दफ़ा उसके 4 ऑप्शन भी देखने हैं कि भाई हमारे पास उसके 4 के ऑप्शन गिवन है। अब अब आपके पास टॉर्क आप बहुत खुश हो रहे हैं जी, ठीक है। और टॉर्क क्या होता है, T इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है और आर क्रॉस एफ आप देखें तो आपके पास किसी ऑप्शन में ना हो। सो एक दफ़ा एक नज़र आपने चारों ऑप्शन को देख लेना है। ऑप्शन आपके पास है टॉर्क। अब क्वेश्चन हमारे पास है टॉर्क, टी इज इक्वल टू टॉर्क। टॉर्क आपके पास इक्वल होता है टी इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। टी इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये हम इसे ऐसे भी लिखते हैं टी इज इक्वल टू आर एफ। ये जो हमारे पास आर है ना, ये रेडियस है। रेडियस या हम इसे कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस बेसिकली हम इसे लेते हैं। टॉर्क के केस में ये जो आर है ना, इसे हम डी लिखते हैं और जो फोर्स है ये फोर्स एज इट इज़ रहती है। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ डी। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास एफ एम। इसमें एफ तो ठीक है लेकिन उन्होंने रेडियस को एम लिख दिया है और एम किसके लिए होता है, मैथ के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला तो हो गया। ऑप्शन नंबर बी है एफ डी, ये हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी है एफ ए, यहाँ पर स्मॉल ए है, ये हमारे पास एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो टॉर्क में तो एक्सीलरेशन का कोई कंसेप्ट ही नहीं यूज़ हुआ हुआ। और ऑप्शन नंबर डी है एम ए। ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्यों ना कि मैस एम है और एक्सीलरेशन ए है, जबकि रेडियस और फोर्स की यूनिट ना रेडियस की यूनिट मैस होती है, ना ए होती है और ना फोर्स यूनिट एम होती है या ए होती है। सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज एफ डी इज द करेक्ट हियर। लेट्स मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमारे पास जो एफ है ये किसके इक्वल होता है, एफ यहाँ पर बेसिकली फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपके पास फोर्स किसके इक्वल होती है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपके पास जो फोर्स है वो इक्वल होती है जी एम एम ई बाई आर का स्क्वेयर।
जी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो आपके पास फोर्स है, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये जो एफ है ना, इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। एफ इज इक्वल टू जी एम जी एम एम ई बाय आर स्क्वेयर। जी एम एम ई सॉरी स्मॉल आर, जी एम एम ई बाय आर का स्क्वेयर। अब इसमें जी क्या है? जी आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। एफ आपके पास क्या है? एफ हमारे पास फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमारे पास न्यूटन में होती है। कैपिटल एंड स्मॉल एम, कैपिटल एंड स्मॉल एम रिप्रेजेंट द टू मैसेज इन किलोग्राम। जो कैपिटल एम है और स्मॉल एम है, ये आपके पास बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो कैपिटल एम एम ई है, ये आपके पास मास ऑफ द अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। एम ई जो आपके पास है, ये आपके पास मास ऑफ द अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो आपके पास स्मॉल एम है, ये आपके पास एक मास जो आप लोगों ने कंसिडर किया होगा, ये आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपने कंसिडर किया होगा उसका मास आपको बता रहा है। और आर हमारे पास बेसिकली दोनों सेपरेशन होगी। एम ई और एम के दरमियान जो सेपरेशन होगी वो हमारे पास आर है। और इसमें इसे हम किससे मेजर करते हैं? इसे हम मीटर में मेजर करते हैं। और सो ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जी, इसमें स्मॉल जी है, ये तो रॉन्ग ऑप्शन बिल्कुल हो गया। ऑप्शन नंबर बी सी डी तीनों में कैपिटल जी है, ये ठीक हो गया। ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में एम ई है, ऑप्शन नंबर सी में स्मॉल एम ही है, ऑप्शन नंबर डी में एम ई है। सो सी ऑप्शन भी नहीं बीच में से निकल गया। अब ऑप्शन नंबर बी में आप देखें तो स्मॉल एम है। स्मॉल एम बेसिकली वो मैथ होगा जो आप लोगों को गिवन होगा। स्मॉल एम वो है जो आप लोगों को गिवन होगा, जिस भी ऑब्जेक्ट का होगा। सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज जी एम एम ई बाय आर स्क्वायर इज द करेक्ट हियर। Now let's proceed toward our question number 21. Question number 21 हमारे पास क्या है? Question number 21 हमारे पास ये है, in mass of earth, mass of earth में me किसके इक्वल होता है? mass of the earth में जो mass of the earth में जो me है वो किसके इक्वल होता है? तो ये बात आप नोट कर लें अपने पास। mass of the earth में जो हमारे पास me है वो हमारे पास इक्वल होता है जी आर स्क्वेयर बाई जी, जी आर स्क्वेयर बाई जी। me is equal to me is equal to जी आर स्क्वेयर बाई जी। मास ऑफ द अर्थ में जो एम ई है हमारे पास होता है जी आर स्क्वेयर बाई जी। अब ये जो हमारे पास जी है, ये वैल्यू ऑफ ग्रेविटी है जो कांस्टेंट है, वो आप 9 पॉइंट, इसकी वैल्यू क्या है? 9.8 है। रेडियस आपके पास गिवन होगा। और जो कैपिटल जी है ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 6.672 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और ये जो आर स्क्वायर है ना, ये बेसिकली डिस्टेंस है सेंटर से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस है। सेंटर से ये डिस्टेंस होगा हमारे पास, सेंटर से लेकर जिस भी पॉइंट तक वो आपको कहेंगे, ये वहाँ से ये सेंटर से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस होगा। और जो स्मॉल जी है ये आपके पास वैल्यू ऑफ ग्रेविटी है, ये आपके पास 9.8 होती है। और जो कैपिटल जी है ये आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो आपके पास होता है 6.673 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। Now move toward our question number 22. Question number 22 है stress किसके इक्वल होता है? Stress is equal to increase in length by original length. स्ट्रेस क्या है? बेसिकली स्ट्रेस कहते हैं ना दबाने को। आप लेट्स सपोज आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो सकती हो, जिसकी शेप, जिस पर हम फोर्स अप्लाई करें तो उसकी शेप चेंज हो सकती हो। अब आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, जब मैं उसे वो प्रेस करूँगा जिसमें डिफॉर्मेशन जिसमें हो सके, अब मैं जब उसे प्रेस करूँगा तो वो उसकी क्या लेंथ चेंज हो जाएगी। और उसकी जो ओरिजिनल पर जो उसकी लेंथ है वो और होगी, उसके बाद उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी। तो स्ट्रेस हमारे पास क्या होता है? स्ट्रेस इज इक्वल टू इंक्रीज इन लेंथ। स्ट्रेस बेसिकली खिंचाव को कहते हैं, वो खिंचाव को। जैसे रबर बैंड आपके पास होता है ना, आप रबर बैंड को देखें, जितना खींचते हैं वो उतना वो हो जाता है। और उसकी लेंथ बेसिकली पहले वो छोटा होता है, फिर आप उस पर स्ट्रेस लगाते हैं, उसे उसमें खिंचाव पैदा करते हैं तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है। और जो उसकी लेंथ बढ़ जाती है और बाय ओरिजिनल लेंथ, और लेकिन जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है वो ही रहती है। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज इंक्रीज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इज द करेक्ट ऑप्शन है।
नाउ प्रोसीड टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है यंग मॉडुलस y इज इक्वल टू। यंग मॉडुलस का कंसेप्ट बहुत दफ़ा डिस्कस हो चुका और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यंग मॉडुलस हो गया, हुक्स लॉ हो गया, न्यूटन्स लॉ हो गया, एम्पेयर्स लॉ हो गया, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट लॉ हैं जो मैंने आप लोगों को साथ साथ बताए हैं। ये आप लोग आपको फिंगर टिप्स पर याद होने चाहिए। यंग मॉडुलस y, हमारे पास यंग मॉडुलस y इज इक्वल टू स्ट्रेस अवर स्ट्रेन, y इज इक्वल टू स्ट्रेस अवर स्ट्रेन। सॉरी, हमारा क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ से मिस हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है द यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज किसके इक्वल होती है? यूनिट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू डैश कूलम। अब जिस बच्चे को ये अब बेसिकली ये कांस्टेंट वैल्यू है। कुछ वैल्यू वो होती हैं जो आप लोग अपने से फार्मूले के अंदर पुट करते हैं और उनका आंसर निकालते हैं, लेकिन कुछ वैल्यू वो हैं जो आपके पास कांस्टेंट है। जैसे मास ऑफ द अर्थ, इसकी वैल्यू क्या है? 6.4 इंटू मास ऑफ द अर्थ एम है, इसकी क्या वैल्यू है? 6.4 इंटू 10 पावर 24 kg। अब कैपिटल जी है, स्मॉल जी है, इनकी वैल्यू कांस्टेंट है और फिक्स है। ये आप लोगों को फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। अब यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज तो हमारे पास होती है कूलम, लेकिन इसने क्या यूनिट ऑफ चार्ज कूलम में कितने कूलम के इक्वल होती है? यूनिट ऑफ चार्ज कूलम में कितने कूलम के इक्वल होती है? सो आपको पता होना चाहिए कि जो 1 कूलम है ये क्या होता है। 1 कूलम इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर फ्लोइंग फॉर 1 सेकेंड। 1 कूलम क्या होता है? 1 कूलम इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर फ्लोइंग फॉर 1 सेकेंड। और 1 कूलम किस इक्वल होता है? 1 कूलम इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 पावर 18 प्रोटॉन्स। यूनिट ऑफ चार्ज इन कूलम में किसके इक्वल होती है? यूनिट ऑफ चार्ज इन कूलम में हमारे पास इक्वल होती है 6.25 इंटू 10 पावर 18 प्रोटॉन्स प्लस 18 प्रोटॉन्स। अब कुछ जगह पे आपको ये लिखा हुआ मिलेगा 6.241। 6.241 को बेसिकली उन्होंने राउंड ऑफ करके 6.25 लिख दिया। तो इससे आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ये कोई करेक्ट ऑप्शन ही नहीं है, बल्कि जिसमें 10 पावर 18 आ रहा हो वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, और उससे पहले 6.25 भी आ सकता है। सो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 6.25 द करेक्ट हियर। Now move toward our last question, and our last question is question number 25. Question number 25 states electrons have negative charge and its mass is। अब ये बात तो हम सब ने पढ़ी है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। अब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, ये तो बात हमें क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन हमसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया इन मैस एंड इट्स मैस इज, कि इलेक्ट्रॉन का मैस कितना होता है। तो जो आपके पास इलेक्ट्रॉन का मैस है, इलेक्ट्रॉन का मैस वो आपके पास इक्वल होता है 1.602 इंटू 10 पावर-19 कूलम। 1.602 इंटू 10 पावर-19 कूलम, या हम इसे लिखते हैं 9.1 इंटू 10 पावर-31 kg, या हम इसे लिखते हैं 9.1 इंटू 10 पावर, सॉरी वो वेरी सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक। जो मैंने पहले बताया था जो वो उसमें बेसिकली नेगेटिव चार्ज आपको बताया था, जो पहले मैंने आपको वैल्यू बताई थी ना 1.602 इंटू 10 पावर-19 कूलम। बेसिकली मैंने इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है वो कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और वो नेगेटिव चार्ज कितना होता है 1.602 इंटू 10 पावर-19 कूलम, वो मैंने आपको बताया था। लेकिन जब मैं स्टेटमेंट को दोबारा दफ़ा रीड किया तो मेरे पास ये लिखा मैंने सॉरी ऑप्शन को दोबारा रीड किया तो ऑप्शन में मेरे पास ये लिखा हुआ था इलेक्ट्रॉन है, ऑप्शन में मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन गिवन नहीं था। तो स्टेटमेंट में मैंने दोबारा पढ़ी तो उसमें लिखा था इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज एंड इट्स मास इज। नेगेटिव चार्ज उन्होंने बता दिया, उन्होंने मेरे से उसका मास पूछा है। जब उन्होंने मुझसे उसका मास पूछा है तो उसका मास मेरे पास किसके इक्वल होगा 9.10, 9.1 इंटू 10 पावर-31 kg। 9.1 इंटू 10 पावर-31 kg। तो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 9.1 इंटू 10 पावर-31 kg। अगेन क्लास ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जो होप्स हो कि आप लोगों ने अपने कोर्स के अंदर पढ़ी हो। तो इन द लास्ट क्लास आप लोगों को मैं यही बात रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं जैसे कैपिटल जी है, स्मॉल जी है, मास ऑफ द अर्थ है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो सबको पता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, प्रोटॉन का मास क्या है, न्यूट्रॉन का मास क्या है, ठीक है। फिर जो आपके पास 4-5 जैसे हमने इस लेक्चर में लास्ट पढ़े हैं, पास्कल लॉज, यंग मॉडुलस, हुक्स लॉ, एम्पेयर लॉ, न्यूटन्स के लॉज,
ऐसी जो वैल्यू हैं, जो लॉज हैं और वो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, ये प्लीज़ आप लोगों को अपने फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। क्यों ना कि अक्सर पेपर में आपको कांस्टेंट वैल्यू भी नहीं गिवन होती। अगर पेपर में कोई न्यूमेरिकल आ जाए जिसमें कोई कांस्टेंट हो, तो पेपर में अक्सर औक़ात उस कांस्टेंट की वैल्यू भी नहीं गिवन होती। वो कांस्टेंट वैल्यू आपको आप लोगों को खुद याद होनी चाहिए, ताकि आप लोग उसे वहाँ पर फीड इन करके अपना आंसर कैलकुलेट कर सकें। तो प्लीज़ जो आप लोगों को साथ-साथ एडवाइस दी जाती है या साथ-साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उस पे प्लीज़ उसे ये ना समझा करें कि हम लोगों को शौक है लिखने का। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हम इस वजह से डिलीवर करते हैं ताकि आप लोग उनसे देख लें और उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। सो यहाँ पर आज हमारा लेक्चर एंड हो गया है। और अगर आप लोगों को, आप में से किसी भी क्वेश्चन में इश्यू हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाज़मी कमेंट किया करें। वीडियो तो हम देख लेते हैं, वो तो हमारे पास पता चल जाता है कि कितने व्यूज़ हो गए हैं। लेकिन हमें आप लोगों के कमेंट्स देख के पता चलते हैं कि भाई किस बच्चे को कहाँ पर इश्यू है। और हमसे जितना जल्दी हो सके एज़ सून एज़ पॉसिबल हम आपके इन क्वेश्चन का आंसर करेंगे और हमें खुशी होगी। देखिए परफेक्ट हम भी इतने नहीं हैं, 100% हम परफेक्ट हैं कि हम आपको बिल्कुल सही बिल्कुल ही जो हम बोलेंगे वो बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। परफेक्ट कोई भी नहीं है सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के। गलती हमसे भी हो सकती है। तो इस वजह से प्लीज़ अगर आपको लेक्चर के अंदर कोई भी मिस्टेक जो हमसे हो गई हो या कोई भी बात जो आपको ना समझ आ रही हो, उसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाज़मी कमेंट किया करें, ताकि हमें पता चल सके और हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में उन गलतियों को एलिमिनेट कर सकें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट द टुडेज फिज़िक्स टेस्ट 4, जिसमें माशाल्लाह हमारी साइंस फैकल्टी साइंस डिपार्टमेंट शाइन लीडर्स एकेडमी ने अपनी भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा किया है और उन्होंने हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की है। वो स्टूडेंट जो कि अपने क्लासेस अच्छे तरीके से नहीं अटेंड कर पाए और उनका टाइम वेस्ट हो गया और वो चीज़ें सही नहीं समझ पाए, तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय ऑनरेबल वेरी रिस्पेक्टेबल from the all over the country, all those parents whose students whose children are not so much uh, efficient in their studies, so please I will tell to you to watch this channel Shaheen Leaders Academy and learn free of cost all the things which are related to the physics, mathematics, English, grammar, intelligence, interview like Pakistan Air Force, Army, Navy, commissioned officers, junior commissioned officers, and including the airmen, sailors, and Marines of Pakistan Navy. Inshallah, this is a platform which is giving you the education, and this platform is putting its best level to give the quality education to the all wards of the all children and my all aspirant students who want to join the Pakistan Defense Forces. So ultimately, this would add a great contribution to the Defense Forces of Pakistan, and because the men required over there, they must be very much efficient in their studies and they must be intelligent in their working. So that's why this forum Shaheen Leaders Academy is giving you all type of such information which will assist you in the selection of your own choice which you want to join as your future career. So please keep on watching all these videos which are being made by the faculty of Shaheen Leaders Academy, our English department, science department, and psychological department. They are putting their best efforts to give you the information or the education which is based on correctness and exactness. So please keep on watching our videos. Inshallah, you will, and your parents, your parents, all the students and your parents will have very great information about the studies. So please, this is our channel. Please subscribe it. All those who are new on our channel, either they are students or their parents, so they are humbly requested to please subscribe our channel for the fresh videos which are coming ahead. And please don't forget to press the bell icon for the notifications and the videos. Inshallah, we shall keep on working. We shall keep on educating to the nation once we have a single drop of blood in our body, and this faculty is at the service of this nation. And this faculty has the honor that they have served in Pakistan Defense Forces more than 25 and 30 years, and they have an experienced techniques and they have their great experience which they will share with this Pakistani nation, and inshallah they would be a great part of our defense forces. Thank you very much. Allah Hafiz. Pakistan Defense Forces Zindabad, Pakistan Paindabad.